ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हम लोग आइसोमेरिज्म की शुरुआत कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, और उसमें मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये आप लोगों को एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लगभग हम कंप्लीट होने की तरफ है। उसमें ये हमारा 13th लेक्चर और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, और इसमें आज मैं शुरुआत करूंगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो होप कि आप लोग ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपने अपने आइसोमेरिज्म टॉपिक में पढ़ा हुआ है, जो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11 में पढ़ते हो। तो मेरा जो डिस्कशन होगा ये मानते हुए होगा कि आप बेसिक इंफॉर्मेशन रखते हैं और आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म क्लास 11 में पढ़ रखा है। ओके, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज हमको चाहिए होगी। देखिए, आपके जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं वो मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा। जैसे आप लोगों ने बड़ा नाम सुना होगा सिस और ट्रांस के बारे में, कि ये वाले दो ग्रुप जो है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस पोजीशन पर हैं और ये वाले दो ग्रुप जो है वो ट्रांस पोजीशन पर हैं। तो इसको आप जरा समझो कि सिस और ट्रांस का मतलब क्या है। सिस का मतलब है एडजेसेंट पोजीशन, या कोई भी दो ग्रुप किसी भी एंगल पर 180 को छोड़कर, और उनके बीच का सेपरेशन भी कम होगा। जैसे एक छोटी सी बात है कि मान लो तुम्हारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, लेट्स से आपके पास एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो यहां पर पोजीशन 1, 2, 3 और 4, अगर इन चार पोजीशंस की मैं बात करूं तो पोजीशन 1 और पोजीशन 2 आप देख सकते हो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, सिस हैं, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 है। इवन पोजीशन 2 और 3 भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस है। पोजीशन 3 और 4 भी सिस है, पोजीशन 1 और 4 भी सिस है। सबके बीच का एंगल 90 है। 90 होना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि 180 ना हो, 180 के अलावा कोई भी एंगल होना चाहिए। और वहीं अगर आप पोजीशन 2 और 4 की बात करें तो देखिए एंगल 180 है। पोजीशन 1 और 3 की बात करें तो एंगल 180 है। तो इनको कहा जाता है ट्रांस। एक और बात कि सिस में जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे 1 और 2 सिस हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, और जो ट्रांस है उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। सिस वाले ग्रुप क्लोजर होते हैं और ट्रांस वाले ग्रुप जो हैं उनमें सेपरेशन ज्यादा होती है। तो सिस और ट्रांस का मतलब कुछ ये है कि जो सिस है वो ग्रुप आपके किसी भी एंगल पर हैं बट नॉट एट 180, एंड इफ द ग्रुप्स आर प्रेजेंट in opposite direction or at 180 degree angle, then in that case the isomer will be known as trans isomer. तो सिस और ट्रांस, ये सबसे पहले आप डेफिनेशन जान लो। अच्छा, अगर एक एनालिसिस किया जाए कि कौन से आपके कोऑर्डिनेशन नंबर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल हो सकता है या नहीं हो सकता, जैसे अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की बात करूं, आप जानते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब लीनियर होता है, और ये दो पोजीशन, और आप देख सकते हो कि ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन हमेशा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, ट्रांस, और शायद सिस कभी हो भी नहीं सकते। ये दोनों पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, ट्रांस, और सिस हो भी नहीं सकता कभी। इसलिए हमने लिखा है कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांस बनेगा, सिस नहीं। तो अगर आपसे कोई कहे कि इस कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा 0 मत बोलना, एक तो कह ही सकते हो ना यार। सिस बने ना बने, लेकिन उसका ट्रांस आइसोमर तो बनेगा ही ना, तो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या 1। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर जो 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, इस कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का जो शेप है वो प्लेनर ट्रायंगुलर होता है। और यहां भी अगर आप देखो तो पोजीशन ए, पोजीशन बी और पोजीशन सी, ए और बी के बीच का एंगल 120, बी और सी के बीच का 120, और ए और सी के बीच का भी 120। तो यहां पर आप देख सकते हो उल्टा है कि सिस बनेगा लेकिन ट्रांस कभी नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी दो ऐसी पोजीशन नहीं है जो 180 पर आए। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में सिर्फ सिस पॉसिबल है, ट्रांस नहीं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा,
और अगर आपको बताना हो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे तो आप आंसर बोल सकते हैं 1, कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या 1 रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहिएगा आप लोग इसको। ओके, मैं कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 की बात करूं 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 केसेस होते हैं, आपको पता है, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। अगर तुम टेट्राहेड्रल में अगर बात करो तो यहां भी सारी पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस हैं, लेकिन कभी ट्रांस नहीं बनेंगे। बात समझ आई? क्योंकि यहां पर पोजीशन कोई भी आप 2 ले लो, सभी पोजीशंस के बीच का जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट है। इसलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस तो रहेगा बट ट्रांस नहीं, इसलिए कहेंगे कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, लेकिन अगर मैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की बात करूं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री DSP2 जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो अगर आपको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ध्यान होगा तो उसमें सेंट्रल एटम से ये 4 ग्रुप ऐसे जुड़े होते हैं स्क्वायर प्लेनर शेप में। अभी मैंने कहा कि अगर यहां पोजीशन 1, 2, 3 और 4 है, तो हमारी अभी बात हुई है कि इसमें सिस भी बन सकता है लेकिन और ट्रांस भी। इसका मतलब यह हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर स्क्वायर प्लेनर है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन यहां एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक और छोटा सा पॉइंट है, उसको जरा केयर करिएगा कि अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में लेट से आपके पास ये एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, ठीक है, और आपने यहां 2 पोजीशन पर ए रखा और यहां 2 पोजीशन पर बी रखा, तो आप देख सकते हो कि यहां पर ए और ए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस है, बी और बी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस है, इसलिए ओवरऑल कंपाउंड सिस है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए और ए भी सिस है, बी और बी भी सिस है, तो ओवरऑल कंपाउंड सिस है। और अगर मैं किन्हीं भी 2 ग्रुप को यहां अपोजिट कर दूं, जरा सुनते रहिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसा कर देता कि यहां पर इस पोजीशन पर ए है और ए यहां है, बी यहां है और बी यहां है, तो आप देख सकते हो कि यहां पर ए और ए एक दूसरे के लिए ट्रांस हैं और बी और बी एक दूसरे के लिए ट्रांस हैं, तो ओवरऑल ये कंपाउंड क्या है? ट्रांस है। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखने वाला हूं, लिखने वाला हूं कि अगर ऑल पेयर सिस तो ओवरऑल कंपाउंड सिस, और अगर एनी पेयर ट्रांस तो ओवरऑल कंपाउंड ट्रांस। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है कि जैसे यहां पर ए और ए सेस है, बी और बी सेस है, ओवरऑल कंपाउंड सेस है। यहां ए और ए ट्रांस है, बी और बी ट्रांस है, तो भी ओवरऑल कंपाउंड ट्रांस है। अगर यहां ऐसा होता कि ए और ए ट्रांस है और बी और बी ट्रांस ना होकर सिस होता, तो भी मैं ट्रांस कहूंगा। मतलब अगर एक भी पेयर ट्रांस है तो ओवरऑल कंपाउंड ट्रांस कहलाता है, और अगर सारे पेयर सिस हैं तो आपका ओवरऑल कंपाउंड सिस कहलाएगा। तो जरा एक बात ये सोच के देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन में, इसको आप लोग नोट कर लेना, इस बात को जरा सोच कर देखिए कि अगर ऐसा कुछ होता कि आपके 3 लिगैंड ए और 1 लिगैंड बी होता, तो इसका क्या सिस और ट्रांस बन पाता? जैसे ये वाले जो एग्जाम्पल हमने पढ़े, ये किसके एग्जाम्पल थे? जब 2 ए और 2 बी हैं, जब 2 मोनोडेंटेट लिगैंड एक जैसे हैं और 2 मोनोडेंटेट लिगैंड एक जैसे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है, स्क्वायर प्लेनर की बात हो रही है। लेकिन मान लो 3 ए और 1 बी होता और आपसे कहा जाता है कि साहब इसका सिस और ट्रांस बनाइए, तो चलो जरा ट्राई करते हैं। अगर मैं सिस बनाऊं तो 1 ए यहां रखा, 1 ए यहां रखा, अभी तक तो सिस है क्योंकि ए और ए सिस है, लेकिन जैसे ही तुम तीसरा ए रखोगे, बात समझने की कोशिश करना, तो यहां पर पहला और दूसरा ये दोनों सिस हैं, लेकिन जैसे ही तीसरा लाते हो ये ट्रांस हैं, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? ट्रांस।
तो कहने का मतलब यह है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सिस और ट्रांस तो बनाएगा, लेकिन सिर्फ दो ग्रुप के रेस्पेक्ट में। मतलब अगर दो ए हैं और दो बी हैं तो दोनों ए सेस और दोनों बी सेस हो सकते हैं और कंपाउंड सेस हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने 3 ए ले लिए या 4 ए ले लिए, मतलब सारे ग्रुप एक जैसे ले लिए या 3 ग्रुप एक जैसे ले लिए, तो सेस कभी नहीं बनेगा, ट्रांस से ही बनेगा। क्यों? क्योंकि रूल क्या है कि अगर एनी पेयर ट्रांस तो ओवरऑल ट्रांस। तो अगर तुम 3 ए रखोगे, देखिए आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर हैं तो सबको सेस होना पड़ेगा। तो अगर 3 ए हैं तो तीनों ए जब सेस होंगे तो ही कंपाउंड को सेस बोला जाएगा। तो यहां पर ये ए सेस, ये ए सेस, लेकिन ये दोनों ट्रांस, इसलिए सेस कभी नहीं बनेगा। और ऐसे अगर 4 ए ले लो, चारों जगह ए ले लो, तो कोई ना कोई पेयर तो ए का ट्रांस है, इसलिए तब भी ट्रांस बनेगा। अगर मेरी बात ये समझ आई हो। और इसीलिए देखो यहां पर एक रिजल्ट जो लिखा था कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद रिस्पेक्ट टू 2 ग्रुप्स ओनली। मतलब सिर्फ 2 ही ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये सिस और ट्रांस बनेगा कि ए 2 ही होने चाहिए, ए 3 नहीं, या बी 2 होने चाहिए, 3 नहीं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, ध्यान से नोट करिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिएगा। मैं अब आगे बढ़ूंगा एक और आइडिया फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ओके, चलो ध्यान दो। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल, नो डाउट ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल सब शो करेगा, क्योंकि इसमें पोजीशंस सिस भी हैं और ट्रांस भी हैं। क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें मैं कितने ग्रुप को सिस रख सकता हूं, अगर ये आपसे कहा जाए। हालांकि यहां पर लिखा हुआ है कि ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू 2 and 3 ग्रुप्स। मतलब यहां 2 ग्रुप भी एक साथ सेस हो सकते हैं और 3 भी एक साथ सेस। जरा इमेजिन करिएगा, इमेजिन ये करिएगा कि आपका जो स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप होता है, उस स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप में देखिए 4 बॉन्ड प्लेन में होते हैं और एक बॉन्ड ऊपर होता है, एक बॉन्ड नीचे होता है। अगर आप इमेजिन करो तो ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है ये इन चारों के साथ 90 डिग्री पर है। इसका मतलब ये इसके साथ सेस है, इसके साथ सेस है, इसके साथ सेस है, इसके साथ सेस है। और ऐसे ये नीचे वाला भी इन चारों जो प्लेन में बॉन्ड हैं, इन चारों के साथ 90 पर है, सेस पर है। इनफैक्ट इस प्लेन में जो 4 हैं ये भी आपस में 90 पर हैं। अगर मैं ट्रांस की बात करूं तो ये 2 ग्रुप ट्रांस हैं 180 पर, ये 2 ग्रुप ट्रांस हैं 180 पर, और ये 2 ग्रुप ट्रांस हैं 180 पर। तो सोचो जरा, अगर मैंने एक ए यहां रखा, ध्यान दो, एक ए यहां रखा, एक ग्रुप यहां ए रखा, तो दूसरा ए मैं यहां कहीं भी रखूं वो सेस ही रहेगा। तो मान लो एक ए यहां है, दूसरा ए यहां है, सेस। अब अगर मैं तीसरा मान लो यहां रख दूं तो सोचो ये ए और ये ए सेस है, ये ए और ये ए सेस है, और ये ए और ये सेस है। मतलब 3 ग्रुप भी सेस आ जाएंगे, लेकिन चौथा जैसे ही लाओगे ट्रांस हो जाएगा। कारण एक ए यहां है, दूसरा ए यहां है, तीसरा ए यहां है। चौथा जो लाओगे वो इन तीनों में से किसी ना किसी के अपोजिट ही आएगा। चौथा यहां लाओगे तो इसके अपोजिट ट्रांस हो गया, चौथा यहां लाओगे तो इसके अपोजिट ट्रांस हो गया, चौथा यहां लाओगे तो इसके अपोजिट ट्रांस हो गया। तो इसके अंदर इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 2 ग्रुप सेस हो सकते हैं या 3 ग्रुप सेस हो सकते हैं, 4 नहीं। अगर मेरी बात समझ आई हो तो अगर तुमने एक ए यहां रखा, एक ए इन चारों में से कहीं भी तो भी सेस है, और अगर एक यहां लाएं तो भी सेस है, क्योंकि ये भी 90 पर, ये भी 90 पर, और ये भी 90 पर। इसलिए हमने लिखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद रिस्पेक्ट टू 2 और 3 ग्रुप्स। ओके, तो इन सारे रिजल्ट्स को आप ध्यान में रखते हुए, इन सारे रिजल्ट्स को आप ध्यान में रखते हुए 1 by 1 अब हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे एक एक करके टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को। तो शुरुआत जो हम करने वाले हैं वो हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है सबसे पहले। तो जरा इसको हेडिंग डालिएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कंपाउंड। लिखो जरा, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म
इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने तुम लोगों को अभी बताया है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता है, क्योंकि इसमें कोई भी दो ग्रुप लोगे तो वो सिर्फ सिस होंगे, ट्रांस नहीं होंगे। इसलिए मेरा एक स्टेटमेंट तो पहले यहां पर यह है जो लिखा हुआ है कि जनरली डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल एज ऑल द पोजिशंस आर सिस टू ईच अदर, क्योंकि इसमें सारी पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस हैं, सारी पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस हैं, ट्रांस बनेगा नहीं। अब आपका क्वेश्चन होता है तो फिर आपने जनरली क्यों लिखा है, ऐसा क्यों नहीं लिखा कि वो कभी नहीं शो करेंगे? ये मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? सोचो जरा, अगर एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तुम्हारे पास, अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं, जैसे मेरा ये कहना है कि समटाइम्स वो शो कर भी सकता है। कैसे? मान लीजिए आपके पास एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहां ये सेंट्रल एटम है और ये इसकी 4 पोजीशन, और आपका जो लेगैंड है, ध्यान दो, जो लेगैंड मान लो ऐसा कुछ है, NH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड NH2। जरा ध्यान दीजिएगा, मान लो ये एक लेगैंड है, बाकी के 2 लेगैंड यहां जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, और इन CH पर एक एक CH3 जुड़ा है। तो तुम में से जिन लोगों ने ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान से पढ़ा होगा, तो आप कह सकते हो कि इस ग्रुप के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी, क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। यहां पर 2 डिफरेंट ग्रुप मेथाइल और हाइड्रोजन है, और यहां पर 2 डिफरेंट ग्रुप मेथाइल और हाइड्रोजन है। तुमने रिंग्स में पढ़ा है ना कि किसी भी साइज का रिंग हो और अगर ऐसे मान लो कुछ जुड़ा हो तो ये पोजीशन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है। तो उसी तरह से इसके अलोंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, H मिथाइल 2 डिफरेंट ग्रुप मिल गए, ज्योमेट्रिकल हो जाएगी। तो समटाइम्स हो भी सकता है बट जनरली नहीं होगा, तो इसलिए मैंने नेवर नहीं लिखा हुआ है। समझ आया? इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है, नोट कर लेना कि टेट्राहेड्रल जनरली ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेंगे बट समटाइम्स कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आ रही है यहां पर ऑप्टिकल की, तो मैंने लिखा है कि मे शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए तुम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कंपाउंड में अगर सिमेट्री नहीं है, अगर कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो सोचो जरा, जो टेट्राहेड्रल शेप होता है, अगर मैं इसमें सिमेट्री की बात करूं, जरा ध्यान से देखिएगा इसमें सिमेट्री कैसे आती है। जैसे ये 4 ग्रुप हैं, 1 2 3 4, हम लोग इसकी सिमेट्री निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके जो 2 ग्रुप हैं इनको ऐसे कट करते हैं। जरा इमेजिन करिएगा, जब आप इसको ऐसे कट करोगे, ओके, तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप जो है इनकी स्लाइसिंग हो जाएगी। स्लाइसिंग जैसे प्याज काटते ना, अनियन की स्लाइसिंग, वैसे इसकी स्लाइसिंग हो जाएगी और आधा हिस्सा इनका इधर और आधा हिस्सा इनका इधर हो जाएगा। बाकी ये वाले ग्रुप का मिरर इमेज ये रहेगा। तो जरा इमेजिन करो कि आप लोगों से अगर मैं क्वेश्चन करूं कि बताओ, अगर इसमें ये वाला ग्रुप ए है और ये वाला ग्रुप ए है और ये वाले ग्रुप अलग अलग हैं, बी और सी हैं मान लो, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? ध्यान से सुनना क्वेश्चन। यहां पर ए है, यहां ए है, ये दोनों ए हैं अपोजिट वाले, और ये बी और सी है, तो सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? स्लाइसिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? भाई स्लाइसिंग का मतलब आधा हिस्सा उधर जाएगा और एग्जैक्टली आधा हिस्सा इधर आएगा। तो जब तुम इसकी स्लाइसिंग करोगे तो जो ये बी और सी है, ये बी और सी आधे उधर जाएंगे, आधे इधर जाएंगे, और जो ए है उसका मिरर इमेज यहां ए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा कि नहीं आएगा? सोच के बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें होगा कि नहीं होगा? क्या ये प्लेन इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाएगा? यस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके टेट्राहेड्रल कंपाउंड में अगर कोई भी 2 ग्रुप सेम हुए, बाकी के 2 सेम हो चाहे ना हो, कोई 2 ग्रुप अगर सेम हैं तो बाकी जो डिफरेंट हैं उनकी स्लाइसिंग कर दोगे तो जो सेम वाले हैं वो बाइसेक्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो चारों ए हैं, मान लीजिए सभी 4 ए है, तब तो यार कहीं भी हो सकता है ना, किन्हीं भी 2 की स्लाइसिंग कर लो और कोई भी 2 बाइसेक्ट हो जाएंगे।
तो ध्यान रखना बाइसेक्ट हमेशा आइडेंटिकल ग्रुप होंगे और स्लाइसिंग जो है वो किसी की भी कर सकते हो। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई भी दो ग्रुप अगर सेम हैं तो मैं कह सकता हूं कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ओके, अब अगर आप लोग इसको देखें ध्यान से तो मैं अगर एग्जांपल्स लूं, अच्छा इसमें एक बात देखो ये लिखी हुई है कि जहां जहां मैं ए लिखूंगा, मतलब ए इन द सेंस ए लिखूंगा या ऐसे कह लो मैं बी लिखूंगा, जैसे कहीं भी लिखा है ए बी सी इस टाइप से, तो ये सब आपका प्रेजेंटेशन है मोनोडेंटेट लिगेंड का। अब चूंकि मैं स्पेसिफिक एग्जांपल में क्लोराइड ब्रोमाइड वाटर अमोनिया नहीं लिखना चाह रहा हूं तो मैं जनरल प्रेजेंटेशन लूंगा लाइक एबीसीडी टाइप में। तो एबीसीडी का मतलब होगा मोनोडेंटेट। अगर ए लिखा है, अगर साथ में लिखा है ए तो इसका मतलब है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, जैसे कि ऑक्सलेट, इथाइलिन डायमाइन। सिमेट्रिकल जैसे इथाइलिन डायमाइन क्या होता है? इथाइलिन डायमाइन होता है CH2NH2 बॉन्ड CH2NH2। तो सिमेट्रिकल का मतलब अगर बीच से इसको कट कर दें तो इसके दो हिस्से एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ए का मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, जिसमें कि ये सारे एग्जांपल आपके आते हैं, और भी हो सकते हैं, डाइपिरिडीन हो सकता है, DIPY हो सकता है। ओके, और AB का मतलब आप समझिएगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, मतलब जिनमें सिमेट्री नहीं है, जैसे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन होता है CH2NH2 बॉन्ड COO-। तो इनको मैं बोला करूंगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, क्योंकि यहां पर जो डोनर एटम है और यहां का जो डोनर एटम है वो सेम नहीं है। समझ आई बात? तो इसको ध्यान में रखते हुए अब अगर मैं कुछ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को चेक करें हम लोग, लेट अस चेक। ओके, चलिए देखते हैं। आप लोग एक छोटा सा काम कर सकते हो, वैसे आप लोग एक काम ये कर सकते हो कि आप चेक कर सकते हो कि इनमें किसमें सिमेट्री है और किसमें सिमेट्री नहीं है, और जिसमें भी सिमेट्री नहीं होगा वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स MA4 में सिमेट्री है कि नहीं है? अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के सबसे पहले बात करूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कि इनमें से किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और किनमें नहीं है, तो शायद MA4 में है, A2B2 में है, शायद A3B में है, A2BC में है। कैसे भाई? चारों A हैं तो 2A की स्लाइसिंग 2 बाइसेक्ट, 3A हैं और 1 B है, तो स्लाइसिंग किसकी करोगे? सोच के बताओ। अगर 3 जगहों पर A प्रेजेंट है और 1 जगह पर B प्रेजेंट है, 3 जगह पर A, 3 जगहों पर A है और 1 जगह अगर B है, तो स्लाइसिंग किसकी करोगे? तो मुझे लगता है स्लाइसिंग करोगे 1 A और 1 B की। ऐसे बात हुई थी अभी, A और B की स्लाइसिंग, और ये 2A बाइसेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं A2B2 की बात करूं तो तुम AA को स्लाइसिंग कर लो, BB बाइसेक्ट हो जाएगा, BB की स्लाइसिंग कर लो, AA बाइसेक्ट हो जाएगा। तो यहां भी सिमेट्री है। A2BC में किसकी स्लाइसिंग करोगे? सोचो जरा। अगर मैं बात करूं A2BC, तो A2BC में किसकी स्लाइसिंग करोगे? तो B और C की स्लाइसिंग करोगे, क्योंकि अगर तुमने B और C की स्लाइसिंग कर दी तो नीचे जो AA है वो बाइसेक्ट हो जाएंगे। समझ आई बात? तो यहां भी है। अच्छा, ABCD में शायद नहीं है, अगर आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि ABCD में चारों ग्रुप अलग हैं, स्लाइसिंग तुम किन्हीं भी दो कर लो लेकिन बाइसेक्ट कोई नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। MAA होल ट्वाइस। AA होल ट्वाइस का मतलब कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। जरा इमेजिन करिएगा, AA जैसे NH2 CH2 CH2 NH2, जरा इमेजिन करो, जैसे इथाइलिन डायमाइन ले लेते हैं, लेट्स से इथाइलिन डायमाइन। तो NH2 CH2 CH2 NH2 दो ये हैं और दो यहां नीचे की तरफ जुड़े होते हैं, इमेजिन करिएगा ऐसे, दो इस तरह से हैं। समझ आई बात? तो यहां पर अगर मैं बात करूं सिमेट्री की, तो तुम यहां पर जो ऊपर वाला है अगर इसके लेट से स्लाइसिंग कर दो, ये पूरा NH2 CH2 CH2 NH2 की स्लाइसिंग कर दो, तो नीचे वाले बाइसेक्ट हो जाएंगे। कैसे? NH2 CH2 CH2 NH2 बिल्कुल बीच से ये प्लेन गुजरेगा तो एक तरफ बचेगा CH2 NH2 और दूसरी तरफ भी बचेगा NH2 CH2। तो इसका मतलब यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं AA होल ट्वाइस B2 की बात करूं, समझ ही गए होगे, तुम AA की स्लाइसिंग करो BB बाइसेक्ट होगा, BB की स्लाइसिंग करो AA बाइसेक्ट होगा। शायद यहां भी है,
यहां पर BC को बाइसेक्ट स्लाइसिंग करो, B और C की स्लाइसिंग करो तो AA बाइसेक्ट होगा। AB होल ट्वाइस में सिमेट्री नहीं आएगा। जरा समझिएगा कैसे। देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जैसे यहां A और B है और नीचे एक तरफ A और एक तरफ B है, तो एक A और B की तो स्लाइसिंग कर दोगे, एक AB की स्लाइसिंग हो जाएगी, लेकिन दूसरा AB है ना, मतलब यहां ग्रुप अलग है, यहां ग्रुप अलग है, तो बाइसेक्ट कैसे होगा? समझ आई बात? तो इसलिए MAB होल ट्वाइस में सिमेट्री नहीं है। AB C2 में है क्योंकि यहां AB की स्लाइसिंग होगी और C2 बाइसेक्ट हो जाएगा, और लास्ट में ABCD में ऑब्वियसली नहीं है। तो अगर आप लोग समझ गए हो तो अब अगर मैं यहां बात करूं ऑप्टिकल की, तो जहां जहां सिमेट्री है, जहां जहां सिमेट्री है वहां वहां ऑब्वियसली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, और जहां जहां सिमेट्री नहीं है वहां वहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। तो अब अगर आप देखें तो आपके पास ये तीन तरह के कॉम्प्लेक्स मिले जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल हो जाएगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, जब भी आपको क्या दिया जाए क्वेश्चन, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लेना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इस बात की गारंटी नहीं है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल ही होगा, इसलिए पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल के ही आंसर दें। अच्छा अब आगे सुनिएगा, इनमें से किसी भी एक को अगर मैं ले लूं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा रोक के वीडियो को, अगर मैं इनमें से किसी एक को ले लूं और बात करूं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो लेट्स से अगर मैं बात करता हूं यहां पर, लेट्स से मैं बात करता हूं MABCD के बारे में, ओके, तो यहां पे आपका जो M है इससे 4 आपके डिफरेंट लिगेंड जुड़े हैं। तुम एक तरह से इसको कायरल एटम की तरह मान लो, कायरल एटम, फिशर प्रोजेक्शन भी बना सकते हो। तो चूंकि सिमेट्री नहीं है तो ये और इसका मिरर इमेज, ये दो इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे, ये दो, और ये दोनों आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑप्टिकली कैसे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। आप ये भी कह सकते हो कि इनके बीच क्या रिलेशन होगा, तो शायद ये दोनों एक दूसरे के एनंशियोमेरिक पेयर होंगे। इसलिए तो मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको एनंशियोमर क्या होते हैं वो नहीं समझाने वाला हूं, वो हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्लास 11 टॉपिक में करते हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि चूंकि नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं, ये वो मिरर इमेजेस हैं जो सुपर इंपोजेबल नहीं है, इसलिए एनंशियोमेरिक पेयर हैं, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या जो है वो कितनी है? 2, एक ये और दूसरा इसका मिरर इमेज, क्योंकि मिरर इमेज यहां पर सुपर इंपोजेबल नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि जिन कंपाउंड्स में सिमेट्री नहीं होती है उनका मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होता है। तो जितने भी अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल लिए और जहां जहां भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा कि पॉसिबल है, इसमें एक ये केस था, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो इन तीनों के ऑप्टिकल आइसोमर्स की जो संख्या है, जो नंबर है, वो तीनों के लिए आप लिख सकते हैं 2। ये तीनों में 2-2 ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ओके, चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल के लिए तो मैंने आपको टेट्राहेड्रल में बता ही दिया है कि जनरली वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, जनरली वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, है ना, लेकिन कर सकते हैं अगर कोई ऐसा लिगेंड जुड़ा हो जिस लिगेंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आ जाए। ठीक है, ओके फाइन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये सब आप लोग नोट कर लेना। हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल नहीं है, ऑप्टिकल हो सकती है। वैसे ही आपके स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल होगी लेकिन ऑप्टिकल नहीं होगी। कारण, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हमेशा प्लेनर होते हैं, मतलब उसके अंदर जो 4 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं। तो आप जरा इमेजिन करने की कोशिश करो कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स के चारों लिगेंड एक ही प्लेन में हैं, तो ये चारों लिगेंड अगर ABCD टाइप के भी हैं, मतलब चारों अगर डिफरेंट भी हैं,
तो भी तुम स्लाइसिंग कर सकते हो। मॉलिक्यूलर प्लेन जो है उनका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, चारों लिगेंड का आधा हिस्सा ऊपर और चारों लिगेंड का आधा हिस्सा नीचे। समझ आई बात? इसलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आपके जो हैं वो आपके ऑप्टिकल शो नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। बट फिर भी तुम देखो तो जनरली लिखा हुआ है डू नॉट शो ऑप्टिकल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब वही स्लाइसिंग। बट फिर अगेन जनरली लिखा हुआ है, कारण अगर कभी ऐसा कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हुआ जिसके अंदर एक ऐसा लिगैंड प्रेजेंट है, मान लो वही मैं दोबारा एग्जांपल ले रहा हूं, NH2 NH2 CH बॉन्ड CH2 NH2 और यहां पर CH3। अब आप ध्यान दो तो ये कायरल एटम है। अब अगर ध्यान दीजिए तो यहां पर ये जो है कायरल एटम है, और अगर कायरल एटम है तो ऑब्वियसली ऑप्टिकल शो करेगा। तो आपके स्क्वायर प्लेनर जनरली ऑप्टिकल नहीं शो करेंगे क्योंकि स्लाइसिंग हो जाएगी, बट अगर किसी लिगेंड में कायरल एटम आ गया तो शो कर सकते हैं। मैं बताता हूं आपको अभी, अब आगे जब बढ़ेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें देखिए एक लाइन लिखी है जो ऑलरेडी समझा चुका हूं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से जो ज्योमेट्रिकल शो करेंगे सेस और ट्रांस, वो दो ही ग्रुप के रेस्पेक्ट में शो करेंगे। जैसे ये पोजीशन 1 2 3 4 है, तो आप बताओ इसके अंदर सिस पोजीशन कौन कौन सी है? तो सिस पोजीशन 1 2 है, 2 और 3 है, 3 और 4 है, 4 और 1 है। दो ही पोजीशन सिस हैं, चाहे 1 2, कभी भी 1 2 3 एक साथ सिस नहीं होंगे। और अगर मैं ट्रांस की बात करूं तो एक पेयर हो सकता है 1 3 और एक पेयर हो सकता है 2 4। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं यहां पर 1 बाई 1 आपको एक्सप्लेन करूं, देखिए ये पूरे करीब करीब हमारे पास 11 एग्जाम्पल हैं, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस 11 हैं टोटल। इनके मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने हैं, उसमें कितने सेस हैं और कितने ट्रांस हैं ये बताना है। तो इस टेबल को हम लोग डिस्कशन से कंप्लीट करेंगे, इस टेबल को डिस्कशन से कंप्लीट करेंगे, 1 बाई 1 चलेंगे। अगर MA4 की मैं बात करूं, देखो यहां पर लिखा है MA4 की बात करूं, तो अभी मेरी बात आप लोगों से हुई है कि इस केस में अगर चारों ग्रुप आइडेंटिकल हैं A, तो एक प्रकार से ये ट्रांस है, सिस कभी नहीं बनेगा। क्या रूल बताया था मैंने कि जितने भी आइडेंटिकल ग्रुप हैं वो सारे सिस होंगे तो ही सिस, और अगर एक भी पेयर ट्रांस तो ट्रांस। तो यहां पर तुम देख सकते हो कि ये AA सिस है, ये AA सिस है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये पेयर ट्रांस और ये पेयर ट्रांस है, इसलिए ओवरऑल क्या है ट्रांस। तो एक तो कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा कॉम्प्लेक्स। इस टेबल को अगर साथ में हम लोग फिलअप करते रहें, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 1 कह सकते हो। कौन सा 1? इसका ट्रांस 1 रहेगा लेकिन सिस की संख्या 0 रहेगी। और जब तक सिस ट्रांस दोनों नहीं आएंगे हम उस कॉम्प्लेक्स को नहीं कह सकते कि वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, बट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 1 कह सकते हैं, क्योंकि एक ज्योमेट्री तो बनी रही है उसकी। ओके, अच्छा A3B में भी अगर आप देखें A3B, तो A3B के अंदर भी अगर तुम 3 जगहों पर A रखते हो और एक जगह तुम B रखते हो, जैसे यहां पर A, तो आप देख सकते हो कि ये भी सिस नहीं है, सिस नहीं है, सिर्फ क्या है ट्रांस। क्यों? क्योंकि ये AA सिस है, ये AA सिस है, लेकिन ये A और A ट्रांस है, और एक भी पेयर है तो बाय डेफिनेशन क्या है ट्रांस। तो A3B के बारे में भी अगर यहां फिलअप किया जाए तो कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या 1, जिसमें सिस नहीं है, एक ट्रांस है। ध्यान से सुनिएगा और लिखते रहिएगा। MA2B2 नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। देखिए A2 और B2 में, कॉम्प्लेक्स A2 और B2 में हमारा रूल क्या है कि ऑल सिस तो सिस। तो सिस बनाने के लिए मुझे AA को सिस रखना होगा और B को भी सिस रखना होगा, तो ही आप कह पाओगे कि ये सिस है। तो अगर मैं पहले सिस बनाऊं तो मैंने A यहां और दूसरा A यहां, मैं यहां भी रख सकता हूं, और B यहां और B यहां। जैसे अगर किसी को लग रहा हो कि A और A यहां रखें, B और B यहां रखें तो कुछ डिफरेंट है, तो नहीं, डिफरेंट नहीं है, वो तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा। इवन मैं एक लाइन जोड़ भी देता हूं, मैं एक लाइन ये जोड़ देता हूं, समझिएगा जरा।
मैं एक लाइन यहां पर ये जोड़ देता हूं कि अगर आप में से किसी को लगता है कि अगर मैं इस तरह से बनाता हूं, ये मान लेते हैं सेंट्रल एटम, और लेट से मैं ऐसे बनाता हूं ए और बी और बी, और अगर किसी को लगता है कि ये दोनों डिफरेंट हैं, तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों सेम हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं। क्यों? इसको पहचानने का एक तरीका होता है और वो है कि एंटी पेयर सेम है, एंटी पेयर आइडेंटिकल है। अगर किन्हीं दो स्ट्रक्चर्स में एंटी पेयर आइडेंटिकल हो, जरा समझने की कोशिश करिएगा, मैं कह रहा हूं कि ये दोनों स्ट्रक्चर सेम हैं, ये भी शेष है, ये भी शेष है, और ये दोनों एक हैं, दो नहीं है, ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। और अगर किसी को कंफ्यूजन है कैसे, तो उसका एक रूल है कि अगर एंटी पेयर आइडेंटिकल हैं तो स्ट्रक्चर भी आइडेंटिकल होंगे। जैसे इसके एंटी पेयर बताओ, तो एक एंटी पेयर है ए बी और दूसरा एंटी पेयर है ए बी। भाई एक ए के अपोजिट बी, एंटी पेयर का मतलब अपोजिट ग्रुप, और इसका एंटी पेयर ए बी। यहां भी जाओ तो एंटी पेयर क्या है? ए बी। तो एंटी पेयर दोनों में ए बी और ए बी है। समझिएगा ध्यान से मैंने जो बोला है। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए कि यार ये क्या, मैं ये भी बना सकता हूं, तो आप बना लीजिए दोनों और एंटी पेयर चेक करिए। यहां पर एंटी पेयर है ए बी एंड ए बी, और यहां पर ए बी एंड ए बी। अगर एंटी पेयर सेम तो स्ट्रक्चर सेम। समझ आई होगी बात। तो ये तो हो गया शेष। अब अगर मैं इसका ट्रांस बनाऊं, ध्यान दो, अब अगर मैं इसका ट्रांस बनाऊं, देखिए ट्रांस बनाते समय रूल है एनी पेयर ट्रांस तो ट्रांस। मतलब यह है कि अगर तुमने ए को ट्रांस रखा, बीबी को सिस रखा तो भी ट्रांस। अगर ए को ट्रांस रखा, बीबी को सॉरी ए को सिस और बीबी को ट्रांस रखा तो भी ट्रांस। और अगर ए को ट्रांस रखा, बी और बी को ट्रांस रखा तो भी ट्रांस। जरा समझने की कोशिश करो। रूल यह है कि सिस के लिए जरूरी है कि सारे पेयर सिस हो, ए सिस बीबी सिस तो सिस। लेकिन ट्रांस के लिए है कि कोई भी एक ट्रांस होगा तो ट्रांस कहलाएगा। अब अगर तुम इस स्ट्रक्चर में चाहो कि मैं ए ट्रांस रखूं और बीबी को सिस रखूं तो शायद संभव नहीं है। मतलब ए को ट्रांस और बीबी सिस नहीं बनेगा, ऐसे ही ए सिस और बीबी ट्रांस नहीं बनेगा, लेकिन ये वाला बन जाएगा। तो यहां पर ये एक स्ट्रक्चर हो गया ट्रांस और एक स्ट्रक्चर हो गया सिस। आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकोगे कि समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा ट्रांस बन जाए। फिलहाल यहां एक सिस और एक ट्रांस है, तो अगर यहां टेबल में इसको फिलअप कर दिया जाए तो देखिए यहां पर जो है ज्योमेट्रिकल शो करेगा। पहली बात तो शो करेगा, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। मैं आगे चल रहा हूं, चौथा कॉम्प्लेक्स MA2BC। अब देखिए A2BC की अगर मैं बात करूं, द कॉम्प्लेक्स A2BC, तो यहां AA के रेस्पेक्ट में ही सिस और ट्रांस होगा, क्योंकि B और C तो अलग अलग हैं। तो अगर मैं इसका सिस और ट्रांस बनाऊं तो देखिए AA को मैं कहां रखूं, कहीं भी रख लो, बस सिस होना चाहिए। अब क्वेश्चन है B कहां रखें और C कहां रखें, तुम कहीं भी रख लो क्योंकि एंटी पेयर नहीं बदलेगा। यार B यहां रखोगे, C यहां रखोगे तो एक पेयर है AB, एक पेयर है AC, और अगर C यहां और B यहां तो भी पेयर्स वही रहेंगे। तो ये बन गया सिस। और ट्रांस की अगर बात करें, अगर मैं यहां पर इसके ट्रांस की बात करूं तो A और A को ट्रांस रख दिया। अब क्वेश्चन है B और C कहां, तुम्हें लगता है कोई फर्क पड़ेगा B यहां रखने से, C यहां रखने से, या B यहां और C वहां? नहीं, क्योंकि एंटी पेयर नहीं बदलेगा। समझ आई बात? तो एक सिस और एक ट्रांस A2BC में। टेबल अभी ऊपर एक साथ बना लिया जाएगा। ABCD की अगर बात करें, ABCD की, या चलिए पहले मैं इसको फिलअप कर देता हूं। तो A2BC क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो था, ये शो करेगा इसमें भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आए, एक सिस आया और एक ट्रांस आया। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ABCD, देखिए ABCD में क्या है कि चारों ग्रुप अलग हैं। तो पहली बात, मेरे हिसाब से यहां सिस और ट्रांस से डिफाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में सिस बोलें, लेकिन फिर भी इसकी ज्योमेट्रीज बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा, ये एक बात ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि अगर यार मैं सिस और ट्रांस से डिफाइन नहीं कर सकता हूं, स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर मैं सिस और ट्रांस से डिफाइन नहीं कर सकता हूं तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही शो नहीं करेगा।
स्टूडेंट्स को लगता है कि सिस और ट्रांस डिफाइन नहीं करेंगे तो ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, ऐसा थोड़ा ना यार। सिस और ट्रांस तो सिर्फ उनका नाम है यार। अरे तुम सिस को आज से ट्रांस कहना, ट्रांस को सिस कहना, कुछ बदल जाएगा क्या? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बदल जाएंगे क्या? मान लो आज से मैं कहूंगा कि एडजेसेंट पोजीशन वाले को ट्रांस और अपोजिट पोजीशन वाले को सिस कहेंगे, उससे क्या नंबर ऑफ ज्योमेट्रीज बदल जाएगा? नहीं ना। तो ऐसा मत सोचो कि अगर सिस और ट्रांस नहीं बना तो ज्योमेट्रिकल नहीं शो होगा। ज्योमेट्रिकल का मतलब है ज्योमेट्रीज पॉसिबल है डिफरेंट डिफरेंट। तो एबीसीडी में अगर आप ध्यान दें तो इसको मैं कई तरह से कर सकता हूं। देखिए एंटी पेयर से सब कुछ डिसाइड होता है, तो कितने एंटी पेयर बना सकते हो इससे तुम्हें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल जाते हैं। कैसे? जैसे अगर ए का एंटी पेयर सोचो, ए का एंटी पेयर, तो ए का एंटी पेयर जो है बी हो सकता है, ए का एंटी पेयर सी हो सकता है और ए का एंटी पेयर डी हो सकता है। तीन ही ऑप्शन है ना। अगर ए के अपोजिट बी रखा तो बाकी दो जगहों पर सी और डी रख दो, कहीं भी पेयर तो वही रहेगा। ए और सी यहां रखा तो बी डी यहां रख दो, पेयर तो वही रहेगा। और ए डी यहां रखा तो बी सी यहां रख दो। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके कितने हो जाएंगे? 3। क्यों? क्योंकि इसके 3 ज्योमेट्रीज पॉसिबल है। आप कह सकते हो कि ए के अपोजिट आपने बी सी डी तो लिया, तो आपने ए के ही अपोजिट क्यों लिया? बी के अपोजिट ले लो, या किसी एक के अपोजिट लो, अपने आप आ जाएगा। कैसे? तुम बी के अपोजिट सोचो, बी के अपोजिट ए, बी के अपोजिट डी, बी के अपोजिट सी, सी के अपोजिट डी, सी के अपोजिट ए और सी के अपोजिट बी, उस किसी के लिए भी हो जाएगा। और इवन तुम अगर मैथमेटिकली सोचना चाहो तो मैं तो इतना कहूंगा कि 4 में से कोई भी 2 ग्रुप सेलेक्ट कर लो, आपको नंबर मिल जाएगा। भाई 4 में से 2 ग्रुप सेलेक्ट करोगे तो ये 2 यहां आ जाएंगे और बाकी बचे अपने आप वहां आ जाएंगे, अगर मैथमेटिकली सोचना है। अब कोई तुम में से कह सकता है कि 4C2 तो 6 होता है, 4 में से 2 सेलेक्ट करने के तो 6 ऑप्शन है। हां बिल्कुल। कैसे? तुमने मान लो 4 में से 2 सेलेक्ट किए, ए बी या ए सी या ए डी, या फिर बी से शुरू करो तो बी सी, बी डी, सी से शुरू करो तो सी डी। सोचो अगर 4 में से तुमने ए बी सेलेक्ट किया तो दूसरा पेयर सी डी होगा, ए सी सेलेक्ट किया तो बी डी होगा, ए डी सेलेक्ट किया तो बी सी होगा, बी सी सेलेक्ट किया तो ए डी होगा, बी डी सेलेक्ट किया तो ए सी होगा, सी डी सेलेक्ट किया तो ए बी होगा। तुम्हें नहीं लगता कि यहां पर नीचे वाले 3 ऊपर वाले 3 कॉमन है? जब तुमने ए बी लेफ्ट में रखा, सी डी राइट में, और जब तुमने सी डी इधर रखा, ए बी उधर रखा, तो वो दोनों सेम हो गए ना। देखिए इतना डिटेल भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप में से कोई डिटेल्ड एनालिसिस चाहता है तो ऐसे सोच सकते हो कि 4 में से 2 सेलेक्ट करो जो एक पेयर बनेगा, बाकी 2 दूसरा पेयर, और उसके तरीके तो 6 जरूर हैं लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं, इसलिए डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, इसलिए तुम्हारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 आएंगे। तो ध्यान रहे एम ए बी सी डी के ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3। और ए ए होल ट्वाइस की अगर बात करें, ए ए होल ट्वाइस की, तो देखिए ए ए होल ट्वाइस शायद ज्योमेट्रिकल शो ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं शो कर पाएगा? क्योंकि यहां पर ए ए, एक ए और ए मान लो यहां, ध्यान रखना बाइडेंटेट है तो ऐसे जोड़ के रखना, और एक ए और ए यहां है और सारे ए हैं, तो आप देख सकते हो कि ये सिस नहीं बन सकता है, ट्रांस बन सकता है, क्योंकि कोई ना ए ए अपोजिट आएगा और वो ट्रांस हो जाएगा। इसलिए एम ए ए होल ट्वाइस जो है वो सिस नहीं बनाएगा, सिर्फ ट्रांस बनाएगा। तो पहले मैं टेबल में इतना फिलअप कर देता हूं। तो यहां पर देखिए एक तो एम ए बी सी डी था हमारा, ये वाला जो शो करेगा 3 होंगे। अब इसमें सिस और ट्रांस मेरे हिसाब से तो नहीं बता सकते हैं, बट कहीं ऐसा लिखा है कि 2 सिस और 1 ट्रांस हैं। ये उनका ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये उनका ऑब्जर्वेशन है जहां तक मैं जान रहा हूं एनसीईआरटी का। लेकिन एज पर माई नॉलेज इसमें सिस और ट्रांस डिफाइन नहीं होंगे, बट फिर भी चूंकि वहां लिखा हुआ है 2 सिस और 1 ट्रांस, तो आप उसको मान के चल सकते हैं। ए ए होल ट्वाइस में ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, सिर्फ 1 बनेगा, वो भी सिर्फ कौन? ट्रांस का। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको और बताऊं। जैसे एम ए ए होल ट्वाइस, इस पर ही थोड़ी सी और बात मैं करना चाहूंगा।
जैसे अगर मैं इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लो तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स है M और En होल ट्वाइस, मतलब इथाइलिन डाइमाइन +2, ऐसा कुछ है मान लो, स्क्वायर प्लेनर। तो एक बात का यहां पर यार ये ख्याल रखिएगा कि जब इसमें En जोड़ेगा इथाइलिन डाइमाइन, तो ऐसे जोड़ेगा यहां पर NH2 CH2 CH2 और NH2, और ऐसे दूसरा यहां जोड़ेगा। तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपके जो बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट लिगैंड के जो डोनर एटम है ना, वो हमेशा ये एडजेसेंट पोजीशन पर रहेंगे। मतलब कभी ऐसा नहीं हो पाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आगे क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कभी ऐसा नहीं हो पाएगा कि एक NH2 यहां जोड़े, फिर CH2, फिर CH2 और एक NH2 यहां जोड़े, यह संभव नहीं है। तो एक लाइन आप लोग कॉपी पर ये नोट करके लिख लेना, ये कॉपी पर आप लोग नोट करके लिख लेना, यहां कहीं मेंशन्ड नहीं है कि एडजेसेंट डोनर एटम्स ऑफ अ पॉलीडेंटेट लिगेंड, वेदर इट इज बाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट और हेक्साडेंटेट, एडजेसेंट डोनर एटम्स, जो पड़ोस वाले डोनर एटम होते हैं किसी पॉलीडेंटेट लिगेंड के, एडजेसेंट डोनर एटम्स ऑफ अ पॉलीडेंटेट लिगेंड always occupy cis position or adjacent position. Adjacent donor atoms of a polydentate ligand, adjacent donor atoms of a polydentate ligand always occupy adjacent position. मैं आपको बताता हूं, इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन था कहीं पर, तो वो क्वेश्चन मैं समझाता हूं तो थोड़ा और आपको बेहतर आइडिया होगा। जैसे एक क्वेश्चन था कि आपका एक कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर NiCl2 और 1 मिनट, NiCl2 और दूसरा आपका जो है वो है आपका En, ठीक है। और क्वेश्चन था कि ये जो है आपके ऑक्सलेट आयन के साथ रिएक्शन देता है। तो सबसे पहले तुम अगर ये चेक करो तो ये कंपाउंड आपका DsP2 है स्क्वायर प्लेनर, ये कॉम्प्लेक्स तुम्हारा जो है DsP2 है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर मैं यहां पर En नहीं लेता, कोई दूसरा लिगैंड लेता जो मोनोडेंटेट होता, तो शायद क्वेश्चन और बेहतर हमारा बनता। तो मैं एक मोनोडेंटेट लिगैंड यहां अमोनिया ले रहा हूं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमोनिया। तो सबसे पहले तुम ये ऑब्जर्व करो कि ये कॉम्प्लेक्स Ma2B2 टाइप का है, 2A 2B, 2 क्लोरीन 2 अमोनिया। तो इसके दो स्ट्रक्चर बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। अभी हम लोगों ने बात की है A2B2, अगर स्क्वायर प्लेनर है तो सिस और ट्रांस बनाएगा। इसका जो सिस स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर में दोनों क्लोरीन सेस और दोनों अमोनिया सेस होंगे, और इसका जो ट्रांस स्ट्रक्चर बनेगा उसमें दोनों क्लोरीन ट्रांस और अमोनिया ट्रांस। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स ऑक्सलेट आयन से रिएक्शन देता है तो ये कॉम्प्लेक्स सिस है या ये कॉम्प्लेक्स ट्रांस है? आप लोग सोच के बताओ, जरा लगाओ दिमाग जरा जल्दी से और सोच के बताओ कि अगर ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है, सिस और ट्रांस हो सकता है, तो ऑक्सलेट आयन जब इसको अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है जब ऑक्सलेट आयन इसको अटैक करेगा तो वो आपके क्लोराइड लिगेंड को रिप्लेस करेगा। क्यों क्लोराइड को रिप्लेस करेगा? क्योंकि ऑक्सलेट से क्लोराइड वीकर लिगेंड है। ऑक्सलेट इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन क्लोराइड, बट अमोनिया इज इवन स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सलेट। तो ऑक्सलेट अमोनिया नहीं, किसको रिप्लेस करेगा? क्लोरीन को, क्योंकि ऑक्सलेट स्ट्रॉन्गर है, क्लोरीन वीकर है। अमोनिया को नहीं हटाएगा क्योंकि अमोनिया तो उससे भी स्ट्रॉन्गर है। तो जब ये क्लोरीन को हटाएगा, और ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ये जो लिगेंड है वो कैसा है? बाइडेंटेट। और अभी मैंने तुम लोगों को ये बताया है कि अगर बाइडेंटेट लिगेंड होगा तो वो हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पर ही जुड़ेगा। इसका मतलब हमेशा वो अटैक वहां करेगा जहां पर दो क्लोरीन है। किस पोजीशन पर? सिस। क्यों? क्योंकि जब वो उसको रिप्लेस करेगा तो चूंकि वो बाइडेंटेट लिगेंड है तो उसके लिए ये इजी होगा कि वो एडजेसेंट पोजीशंस को ऑक्युपाई करे।
अगर आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ आया हो तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका मतलब यहां पर जो एक कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होना चाहिए, सिस होना चाहिए, कि जब दोनों क्लोरीन सिस होंगे तो उसको वो रिप्लेस करेगा इजिली, ट्रांस होंगे तो रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट लिगेंड के जो डोनर साइट्स हैं वो हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पर रहना पसंद करेंगे। तो ऐसा एक क्वेश्चन था जो मुझे ध्यान आया कि पूछा भी गया है कहीं। चलो वापस आते हैं हमारे डिस्कशन पर। ओके, तो देखिएगा जरा, तो हमारे डिस्कशन में अगला हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, दिस इज MAAB2। अगर MAAB2 और MAABC इन दोनों को चलो हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे, तो यहां पर MAAB2 और MAABC इन दोनों को हमें डिस्कस करना है। जरा देखिएगा, AAB2 में B2 के रेस्पेक्ट में तुम सिस तो बना लोगे क्योंकि B और B सिस हो जाएगा, बट द पॉइंट इज दैट कि B और B सिस है और A बाइडेंटेट है तो साथ में ही जुड़ेगा, तो सिस तो बन गया लेकिन ट्रांस नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि अगर तुमको B और B को ट्रांस बनाना है तो तुमको A और A को भी ट्रांस डालना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें पता है कि A और A चूंकि बाइडेंटेट लिगेंड है तो कभी भी ट्रांसपोजिशन पर दोनों A नहीं जाएंगे, तो ज्योमेट्रिकली शो नहीं करेगा कह सकते हो, लेकिन सिस बनेगा। AABC में अगर बात करूं मैं, तो यहां पर भी अगर आप देखो तो B और C, AA तो हमेशा से ही रहेगा, ये आप जान रहे हैं, और B और C की अगर बात करें तो ये ऐसे। अब पॉइंट है B कहां रखें, C कहां रखें, तो B ऊपर C नीचे या C ऊपर B नीचे, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों A के ही अपोजिट हैं, क्योंकि यहां AA है। तो ये सिस तो बन गया लेकिन ट्रांस यहां भी नहीं बनेगा, आप चेक कर लो, क्योंकि A और A कभी भी ट्रांस जाएंगे नहीं। समझ आया? तो AAB2 और AABC दोनों में सिस है, ट्रांस नहीं। टेबल अभी इसके बाद कंप्लीट कर लेंगे। AB होल ट्वाइस, AB होल ट्वाइस में मुझे ऐसा लगता है कि शायद सिस और ट्रांस बन जाएगा। कैसे? जैसे एक A और B एडजेसेंट पर आएंगे, भाई AB अनसिमेट्रिकल है तो ध्यान रखना रहेगा एडजेसेंट पर ही, तो ये वाला हो गया सिस क्योंकि AA सिस है, BB ट्रांस है। और दूसरा, सॉरी मैं गलत बोला, यहां पर AA सिस है और BB भी सिस है। A और AB सिस है, B और B भी सिस है, तो ओवरऑल सिस। और दूसरा ऑप्शन A और B ऐसे रखो और यहां ऊपर B और नीचे A कर दो, तो देखो वो वाली कंडीशन भी वायलेट नहीं हुई कि डोनर एटम जो है साथ में रहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड के, तो साथ में ही है। मैंने B ऊपर A नीचे कर दिया, इससे AA अपोजिट, BB अपोजिट, और इसलिए कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? ट्रांस। तो चलो पहले टेबल में इतना कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर देखिए, तो इस टेबल में फाइनली AAB2 नहीं शो करेगा, सिर्फ एक होगा, वो भी सिस होगा, ट्रांस नहीं। AABC नहीं शो करेगा, एक रहेगा, वो सिस रहेगा, ट्रांस नहीं। AB होल ट्वाइस शो करेगा, टोटल 2 रहेंगे, उसमें से एक सिस रहेगा और एक ट्रांस रहेगा। तो हमारे पास फाइनली ये 2 बचे हैं और इनको भी डिस्कस किया जाए। AB C2, सबसे पहले AB और C2। तो AB और C2 में ध्यान दो, तो C2 के रेस्पेक्ट में ये तो सिमेट्री आपका बाइडेंटेट है, तो यहां का A और B तो साथ में ही रहेगा हमेशा, तो A और B साथ में रहेगा, और यहां C और C दोनों जगह, तो ये सिस हो गया। और ट्रांस शायद बन नहीं पाएगा क्योंकि C और C को ट्रांस ले जाने के लिए आपको A और B को ट्रांस ले जाना पड़ेगा, और वो आप नहीं कर सकते, इसलिए सिस बनेगा, ट्रांस नहीं। लास्ट में AB और CD अलग हैं लेकिन AB जुड़े हुए हैं, मतलब कहने का कि AB हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा निश्चित है, बट C ऑलरेडी फ्री हैं। तो 2 ऑप्शन है, देखो, C ऊपर और D नीचे, और दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि मैं AB को तो साथ में रखूं लेकिन अगर D ऊपर कर दूं और C नीचे तो एंटी पेयर बदल जाएंगे। यहां एंटी पेयर ADBC है, यहां AC और BD है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2, बट अगेन सिस एंड ट्रांस इज नॉट डिफाइंड क्योंकि चारों ग्रुप अलग है। टेबल फाइनली कंप्लीट हुआ हमारे डिस्कशन का। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और यहां पर फाइनली आपका आया है, ये शो नहीं करेगा बट एक रहेगा सिस, ट्रांस नहीं। ये शो करेगा
दो रहेंगे बट कांट से, मतलब कुछ नहीं कह सकते, तो ऐसे छोड़ देते हैं क्योंकि वहां में ये नहीं पता होगा कि वो सिस होगा कि ट्रांस होगा। तो ये कंप्लीट टेबल है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इसको जो है मेमोराइज किया जाए, इसको रटा जाए, याद किया जाए, लर्न किया जाए, गलत तरीका है। आप घर पर खुद से बार बार इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपसे होने लगेगा। क्योंकि एग्जाम में इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि यार इतना टेबल आप याद करोगे। और वैसे भी ये तो अभी स्क्वायर प्लेनर हुआ है, असली डिस्कशन तो अगले वीडियो में जाएगा जब मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा, वहां तो और ज्यादा केसेस बनेंगे। इसलिए लर्न मत करना, समझने की कोशिश करना। ये इलस्ट्रेशन मैंने नीचे दिया ही है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता के फिर वीडियो को स्टॉप करना चाहूंगा। जैसे अगर कभी बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स तुम्हारे पास हो जिसमें दो सेंट्रल एटम, जैसे यहां पर ध्यान दो तो ये वाला जो आपका एक स्क्वायर प्लेनर ये है, एक स्क्वायर प्लेनर ये है, और ये ब्रिजिंग लिगेंड है। जैसे यहां पर जो C है वो इन दोनों मेटल्स के बीच ब्रिजिंग लिगेंड है। एक मेटल यहां है और एक पोजीशन ये है लेफ्ट में A और B, और एक यहां है A और B। तो ऐसे केस में जब बाई न्यूक्लियर हो तो ध्यान रखना 1 2 3 4 अगर ये पोजीशन है तो जरा सोच के बताओ 1 और 2 सिस है कि नहीं है? 3 और 4 सिस है कि नहीं है? बिल्कुल। तो 1 2 3 4 सिस है, लेकिन यहां पर 1 4 और 2 3 जो कि ऐसा लग रहा होगा सिस है बट सिस नहीं है। बाकी 1 3 और 2 4 अपोजिट हैं, तो ऑब्वियसली इनको ट्रांस कहेंगे। मतलब एक छोटा सा केयर करिएगा कि अगर बाई न्यूक्लियर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो ये 1 और ये 2 सिस है, ये 4 और 3 सिस है, एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है। 1 और 3 ट्रांस है, 2 और 4 ट्रांस है। लेकिन ध्यान रखना 1 4 सिस नहीं है या 2 3 सिस नहीं है। कारण अगर तुम यहां पर एक A रखते हो, मान लो यहां पर अगर आप ये ब्रिजिंग लिगेंड हमारे, ये दूसरा सेंट्रल एटम, मान लो तुमने यहां पर A और A रखकर इसको सिस कह दिया, तो इसका ट्रांस कैसे बनाओगे ये बताओ, कैसे बनाओगे? तो ट्रांस बनाने के लिए इस लिगेंड को इधर ट्रांसफर करोगे, और तुम्हें पता है कि जैसे ही बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में तुम लिगेंड की अदला बदली करोगे, इस लिगेंड को यहां से वहां ले जाओगे, तो ये कंपाउंड का IUPAC नेम बदल जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आपको समझा चुका हूं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, समझिएगा। जब तुम यहां पर A और A को सिस कहोगे तो ये ओके, क्योंकि जब इस A को यहां नीचे लाओगे B की जगह और ट्रांस बोलोगे, उस दौरान आपका जो लिगेंड है वो उसी सेंट्रल एटम से जुड़ा रहेगा, IUPAC नेम नहीं बदलेगा। और आप जानते हो स्टीरियो आइसोमर्स के IUPAC नेम सेम होते हैं, उनका 3D अरेंजमेंट अलग होता है सिर्फ। तो जब ये A और A सिस है, ये A नीचे आएगा, ट्रांस हो जाएगा, नो चेंज इन IUPAC नेम। बट अगर ये A और A सिस मानोगे तो ट्रांस बनाने के लिए जब इस लिगेंड को यहां अपोजिट लाओगे, तो ये लिगेंड पहले इस सेंट्रल एटम से जुड़ा था, अब इससे जुड़ेगा, सेंट्रल एटम चेंज होगा, IUPAC नेम चेंज होगा, तो वो ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा, वो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर बनेगा। तो इसलिए केयर करिएगा कि यहां पर 1 2 सिस, 3 4 सिस, 1 3 ट्रांस, 2 4 ट्रांस, लेकिन 1 4 या 2 3 आपस में सिस नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं एक दो एग्जांपल लेकर बस खत्म करूंगा। जैसे एक यहां पर देखो क्वेश्चन है, ब्यूटाइलिन डाइअमाइन यहां पर लिगेंड लिया गया है। ब्यूटाइलिन डाइअमाइन का मतलब है CH3 CH, ओके, CH CH3 एंड यहां पर ये NH2 NH2, यही है जो लिगेंड यहां जोड़ा गया है। ब्यूटाइलिन डाइअमाइन, एक नाइट्रोजन ये यहां से एक यहां से दे रहा है, ये आपका पूरा 4 मेंबर का स्टेट चेंज जो है, और 2 NH2। सिमिलरली यहां पर भी ये 2 नाइट्रोजन इसको दे रहे हैं, और बाकी आपका लिगेंड का हिस्सा है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अगर उनके अंदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि अगर उनके अंदर कायरल एटम प्रेजेंट हो
तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अब वो देखना पड़ेगा कि चारों कायरल एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बट शो कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो उसी पॉइंट को मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लिया है कि ज्योमेट्रिकल तो बहुत सारा हमने डिटेल पढ़ा है स्क्वायर प्लेनर में, ऑप्टिकल कहते हैं नहीं होता है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, बट अगर किसी लिगेंड में कायरल एटम हो तो वो शो कर सकता है। एक सीरियस सजेशन जरूर दूंगा कि ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल का आंसर देने से पहले हाइब्रिडाइजेशन जरूर निकाल लेना, क्योंकि टेट्राहेड्रल के लिए अलग रिजल्ट्स हैं और स्क्वायर प्लेनर के लिए अलग रिजल्ट्स हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखो नीचे दिया हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो आप 1 मिनट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 60 सेकंड्स लें, सॉल्व करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करिएगा। जैसे पहला कॉम्प्लेक्स आपको दिया है ZnGly होल ट्वाइस, यहां पर आप देखेंगे तो जिंक +2 है, D10 अरेंजमेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, नो डाउट sp3 टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन GLY अनसिमेट्रिकल होता है, GLY अनसिमेट्रिकल होता है। ओके, तो जो GLY है तुम्हारा, इसमें कह सकते हैं कि ये MAB होल ट्वाइस है। ये ऑप्टिकल तो शो करेगा, लेकिन मैंने कहा था ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सिस बनेगा और ट्रांस नहीं बनेगा। मतलब अगर तुमसे कहा जाए कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या बताओ तो 1 बोल सकते हो, क्योंकि सिस तो बनेगा ही। और अगर सेकंड वाले की मैं बात करूं, पैलेडियम PDGLY होल ट्वाइस, यहां पर पैलेडियम +2 है, D8 अरेंजमेंट है, आप चेक करोगे DsP2, मतलब स्क्वायर प्लेनर आएगा। और GLY अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, MAB होल ट्वाइस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। ऐसे सोचना होता है एग्जाम में, MAB होल ट्वाइस टाइप का है, और अभी तुरंत हमारा डिस्कशन हुआ है कि इसमें 1 सिस और 1 ट्रांस होगा। तो अगर इन दोनों के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का आपको रेशियो बताना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1:2। इसमें सिर्फ सिस है तो सिर्फ 1 ही आएगा, सिस, और यहां पर सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अगेन आपके पास 1 मिनट है, 60 सेकेंड्स, सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए और उसके बाद सॉल्यूशन। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट केस में अगर आप ध्यान देंगे, फर्स्ट केस में जिंक जो है +2 है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल है। अगर आप थोड़ा सोचें कि ये टेट्राहेड्रल अगर है और कॉम्प्लेक्स है MABCD टाइप का है, जिसमें चारों लिगेंड अलग हैं, तो हमने अभी डिस्कस किया है टेट्राहेड्रल में अगर ABCD है, सिमेट्री नहीं आएगा, उसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, तो ये शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये वाला भी MABCD है, लेकिन समस्या है कि स्क्वायर प्लेनर है, इसलिए शो नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, प्लेटिनम 4D 5D सीरीज का है, प्लेटिनम पैलेडियम, तो भले ही लिगैंड इसके अंदर वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, ये आएंगे हमेशा DsP2 ही, ये भी शो नहीं करेगा। मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, पैलेडियम प्लेटिनम 4D 5D सीरीज से आते हैं, तो लिगेंड उनके साथ वीक हो चाहे स्ट्रांग, काम स्ट्रांग का ही करेगा, और हाइब्रिडेशन निकालो तो स्क्वायर प्लेनर। तो भले ही ABCD चारों लिगेंड अलग हैं, बट चूंकि स्क्वायर प्लेनर है तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा, शो नहीं करेगा। लास्ट क्वेश्चन कोबाल्ट का है, कोबाल्ट +2 है, D7 अरेंजमेंट आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। भाई GLY ग्लाइसिनेट मैंने बताया आपको स्ट्रांग लिगेंड होता है, आप चेक करके देखो, ये भी स्क्वायर प्लेनर ही आएगा। और एक बार अगर स्क्वायर प्लेनर आ गया तो या तो लिगेंड में कायरल एटम हो, और नहीं है तो ऑप्टिकल तो नहीं शो करेगा। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ गया, A।
वन मोर क्वेश्चन, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मुझे इसके साइज को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को एक साथ चारों ऑप्शन दिख सकें। ओके, तो ये आपके पास यहां पर एक कॉम्प्लेक्स है, मतलब 4 ऑप्शन बने हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन है। तो एक बार आप लोग इसका क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप खुद से अगर करना चाहें तो आप 1 से 2 मिनट ले सकते हैं। थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है, जेईई एडवांस के लिए है कह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिएगा, चारों ऑप्शन सॉल्व करिएगा, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं वन बाय वन, इन ऑप्शंस को थोड़ा सा एनलार्ज करते हुए। देखिए फर्स्ट केस में पहला केस, नो डाउट यहां पर कायरल एटम है, लेकिन देखिए स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल तो नहीं शो करेगा, लेकिन अगर कायरल एटम है तो शो करेगा। बट द पॉइंट इज दैट कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो इस पूरे कंपाउंड में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। वेज यहां पर, अच्छा 1 मिनट, हाँ, नॉट दिस। एक्चुअली आप ध्यान देंगे तो यहां पर पॉइंट ये है कि यहां एक मिथाइल है, यहां मिथाइल है, यहां पीएच है और यहां मिथाइल है। अगर यहां भी पीएच होता, अगर यहां भी पीएच वेज पर होता तो वो सिमेट्री था, लेकिन चूंकि वहां मिथाइल है तो सिमेट्री नहीं आएगी, और अगर सिमेट्री नहीं आएगी तो ऑब्वियसली ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो पहला आंसर तो हो ही गया। सेकंड में बात करो, नो डाउट यहां कायरल एटम है, यहां कायरल एटम है, यहां पर एक एच रहेगा। ओके, दोनों जगह कायरल एटम है, लेकिन तुम्हें प्रेजेंटेशन सही से नहीं दिया है। मतलब तुम्हें डैश वेज या फिशर प्रोजेक्शन जब तक नहीं देगा तब तक कैसे कहें कि सिमेट्री है कि नहीं। जैसे कुछ लोग कह सकते हैं क्यों सिमेट्री तो है यार, इसको ऐसे बीच से कट कर दो, लेकिन मान लो इधर का मिथाइल वेज हुआ, उधर का मिथाइल डैश हुआ तो सिमेट्री नहीं होगा। अगर ये भी मिथाइल वेज है, वो भी मिथाइल वेज है तो सिमेट्री है। तो चूंकि वहां पर डैश वेज दिया नहीं है तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा कि ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है, सिमेट्री है कि नहीं है, इसलिए नो कमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में देखिए ऐसे दिया हुआ है, और अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो इस बार यहां पर सिमेट्री है भी एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि सारा एग्जैक्ट वहां पर मिरर इमेज आपको दिखेगा, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और लास्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, लास्ट क्वेश्चन में ध्यान दो जरा, लास्ट क्वेश्चन में सिमेट्री है कि नहीं, जरा दिमाग लगाइए और सोच के बताइए। ये यहां पर सिंगल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड है, लेकिन O है, ऑक्सीजन है। तो जरा दिमाग लगाइए और जरा सोच के बताइए कि इस कंपाउंड में सिमेट्री है कि नहीं। जैसे ऐसे कट करोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग यहां नहीं आ रहा है, ऐसे कट करोगे तो भी इसके करस्पॉन्डिंग यहां नहीं है। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि सिमेट्री सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री ही थोड़े देखते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देख सकते हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आइसोमेरिज्म की नॉलेज होनी चाहिए ये सब समझने के लिए। तो देखो इस H डैश के करस्पॉन्डिंग यहां पर एक H है जो वेज पर है, इस डैश H के करस्पॉन्डिंग वेज पर H, वेज मिथाइल के करस्पॉन्डिंग डैश पर मिथाइल, इस डबल बॉन्ड O के करस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड O। तो अल्टीमेटली कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं हो सकता। कैसा रहेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका A, वो एक्टिव था, और बाकी के तीनों में से कोई भी एक्टिव नहीं है। बट इस तरह के क्वेश्चंस एडवांस में ही हो सकते हैं। दूसरा, इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपको सिमेट्री का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, और वो डिस्कशन मैं पर्सनली क्लास 11th के आइसोमेरिज्म टॉपिक में करता हूं। ओके, फाइनली समराइज करें तो आज हमने डिस्कस किया है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। इसमें हमने बात की है कि टेट्राहेड्रल जनरली ज्योमेट्रिकल नहीं शो करते हैं, ऑप्टिकल कर सकते हैं कुछ एक केसेस में, और स्क्वायर प्लेनर में मैंने कहा है कि वो ऑप्टिकल नहीं शो करते हैं जनरली, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूलर प्लेन रहता है, स्लाइसिंग हो जाएगी, और ज्योमेट्रिकल मोस्ट ऑफ द टाइम शो करते हैं। इसके आगे के अगले वीडियो में
जो कि मुझे लगता है शायद लास्ट वीडियो होगा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। उसमें हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स। मैं चाहूंगा कि उसके पहले आप इस क्लास को रिवाइज करिएगा और पॉसिबल हो तो आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो पढ़ा है एनेंशियोमर्स, मीजो और डायस्टीरियोमर्स के बारे में, वो भी थोड़ा पढ़ें। फिर नेक्स्ट टाइम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।